नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। मिडिल क्लास की बम बम। आज आम बजट मोदी 3.0 ने अपना पहला आम बजट पूर्ण बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया और इसमें एक चौंकाने वाला इसका नतीजा आया। घोषणा चौंकाने वाली हुई। किसी को नहीं, जरा सा भी भान नहीं था, किसी को जरा सी उम्मीद नहीं थी कि निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास के लिए, खास तौर पर जो टैक्स पेयर हैं, जो लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए इतनी बड़ी घोषणा करने वाली हैं। बहुत से अनुमान बजट को लेकर लगाने वाले लोगों के सारे अनुमान फेल हो गए और निर्मला सीतारमण ने ये काम कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि अब तक का 70 साल के दरमियान इतना ज़्यादा टैक्स में रिबेट है, जो लाभ है, वो कभी नहीं दिया गया। खैर, जो भी बात हो, ये न्यू टैक्स रिजीम की बात है। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कुछ मामूली से बदलाव किए गए हैं, कुछ चीज़ों को बदला गया है ओल्ड टैक्स रिजीम में। कुल मिलाकर ये स्थिति, ये परिस्थिति आपके सामने है। बहुत सारी, जैसे बीमा सेक्टर में 100% FDI के लिए दरवाजे खोले गए हैं, किसानों के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं, नौजवानों के लिए बातें की गई हैं, लेकिन किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो उतनी सारी चीज़ें जो उनको होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। तो बहुत बजट को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। जब सीतारमण ने यह बजट पेश किया तो प्रधानमंत्री ने उनके पास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भी इसे एक देश को एक नई दिशा देने वाला बजट बताया। समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। ये किसानों के लिए जो बात है, कपास उत्पादन वाले किसानों की बात है, और लाखों करोड़ रुपया दिया गया है किसानों को, नौजवानों को। ये एक बजट में एक तरीके से ये दिख रहा है कि एक रोड मैप दिख रहा है देश विकास का। तो कुल मिलाकर देश का विकास कैसे होगा, इसका रोड मैप इस बजट में दिख रहा है। और बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। राहुल गांधी ने कहा इस बजट पर कि जैसे किसी व्यक्ति को गोली लग गई हो और उसके घाव पर बैंडेड लगाया जाए। ये आप समझ सकते हैं ये किस लेवल का तंज है कि अगर किसी को गोली लगी है और उसके घाव में बैंडेड आप लगा रहे हैं, तो उस तरीके का बजट है। इसे पूरी तरह फेल बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह की कुछ बातें की हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की बात हो रही। बार बार ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है। FMCG पर बैठ रहा है, MSME सेक्टर बैठ रहा है, FMCG बाज़ार में मांग नहीं है, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, बाज़ार में पैसा कैसे आएगा। तो बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए कहीं बीमा में, कहीं घर में, कहीं अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्ट करते थे टैक्स बचाने के लिए। वो झंझट भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया कि सीधे आपके पास आमदनी रहेगी, आपके जेब में पैसा रहेगा, आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या मार्केट बूस्ट करेगा, इकोनॉमी क्या, जिसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो क्या वो जो GDP है क्या 8% जा पाएगी? क्योंकि 6.2 और 4 के बीच में GDP का जो अनुमान लगाया गया है। तो क्या ये जो इकोनॉमी बूस्ट करने से इस तरह की चीज़ें आ जाएगी? क्या आम आदमी और मिडिल क्लास, जो कि बहुत दिनों से नाराज़ था? और एक और मायने में बड़ा बजट ऐतिहासिक रहा कि बिहार को लेकर बहुत सारे इसमें घोषणाएं हैं। बिहार में एक तरीके से मखाना बोर्ड की बात की गई है, IITs की का अपग्रेडेशन है, बहुत सारी चीज़ें बिहार को दी गई। बिहार में इसी साल चुनाव है। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये देश का बजट है या बिहार का बजट। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे मिडिल क्लास की बम बम। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, सुनिए। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails
and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. Those 20 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through ACC. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के बाद एक अलग प्रतिक्रिया दी है, उसे सुना जाए। आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और खड़गे की प्रतिक्रिया आपने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आज समाजवादी पार्टी ने जब ये बजट पेश हो रहा था तो कुंभ की भगदड़ में हुई मौतों के मामले में चर्चा कराने की मांग की और जब इस बात को नहीं माना गया तो उन्होंने बजट सत्र से ही वॉकआउट कर दिया। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास हुए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने बुलेट से हुए घावों पर बैंडेड जैसा इलाज किया है। ये बजट प्रतिक्रिया है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला बजट है। पिछले 10 सालों में सरकार ने मिडिल क्लास से टैक्स वसूला है और अब 12 लाख तक की छूट दे दी है। तो ये प्रतिक्रिया जली कटी विपक्ष की है। और अब सीधे हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उन मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री, तमाम सेक्टर में बहुत सारा काम करने वाले जेएनयू के पूर्व डीन प्रोफेसर डॉक्टर मेहताब कुंडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। मनीष पांडे CEO हैं
रीवा केन को फार्मा के फार्मा और एंटरप्रेन्योरशिप में मनीष पांडे का एक अच्छा खासा काम है। मनीष पांडे, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अमलेंद्र त्रिपाठी, आपका भी। शिव कुमार शर्मा हैं, महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हयात साहब। चर्चा की शुरुआत, जैसा कि हमारे साथ एक देश और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर कुंडू हैं, तो उन्हीं से शुरू करेंगे। प्रोफेसर साहब, कल हम लोग चर्चा में रात 8 बजे थे मंथन में, और कुछ बिंदुओं पर आपने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। आपने किसानों की बात की थी कि किसानों ने इकोनॉमी को थामे रखा, अगर उनको थोड़ा बहुत सम्मान मिले अच्छा। आज के बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, प्रोफेसर कुंडू। जी, आज सुबह जब आप आज की कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे बजट के लिए, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तैयारी करते हैं जी। आपने सोचा होगा कि हम चर्चा करेंगे कि हमारे विकास का दर 6 से 7% कैसे होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बेरोजगारी पर क्या असर पड़ेगा बजट का, या जो महंगाई है, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पर क्या चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि बजट के अंदर ही अंदर जो पूरी सिनेरियो ही बदल गई। अब जो है इकोनॉमिस्ट को बुलाने की जगह, डेवलप इकोनॉमिस्ट को बुलाने की जगह लोग चार्टर्ड अकाउंट को बुला रहे हैं कि साहब ये 12 लाख की छूट मिल रही है। इससे सारे चर्चा जो है मिडिल क्लास पर है। हमारे देश में टैक्स पेयर कितने हैं? टैक्स पेयर 5-6% से ज्यादा नहीं है। उसमें भी जो छूट जो दी गई है कि 7 लाख से 12 लाख वालों को काफी फायदा होगा, उसका प्रतिशत बहुत कम है। मैं समझता हूं कि ये आशा के विपरीत है एक तरह से, क्योंकि पिछले 3 बजटों में देख चुके हैं कि मोदी जी का थ्रस्ट रहा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, और मुझे लगता है इसका फायदा भी हुआ है। रूरल अर्बन इनइक्वालिटी में कमी आई है। हम देखते हैं कि रूरल पॉवर्टी रेट जो है काफी तेजी से घटा है अर्बन की तुलना में। लेकिन ये जो मिडिल क्लास पर जो फोकस है कि उनको ये कंसेशन दिया गया है, मुझे लगता है कि ये एक मामले तो अच्छी बात है कि इमीडिएटली एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, क्योंकि हम क्लास का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, मोबाइल फोन्स, कार, रेफ्रिजरेटर्स, और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से अगले 2 साल तक तो मुझे लगता है इसको वापस तो नहीं ले सकते, तो फायदा तो होगा। लेकिन हमें देखना है कि बाकी जो समस्याएं हैं, डेवलपमेंट की समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा की, उसके, और वैसे तो प्रोग्राम हर एरिया में है, किसानों के लिए भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी है। एलोकेशन कितना होगा, क्या इस बजट का जो रिडक्शन होगा हमारे रेवेन्यू में, इसकी वजह से क्या उसको हम कॉम्पेंसेट करके हमारे का टेम्पो, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट का टेम्पो जो है 15 मेंटेन कर, इसके लिए कैलकुलेशन करेगा। जो कमेंट नहीं कर सकता कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या असर पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन करने की बात है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में रखें, एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, बहुत खुश हैं इस बारे में, क्योंकि हर इनकम वर्ग को इसमें है। प्रोफेसर साहब, एक महत्वपूर्ण और बात कही गई कि भाई अगर हम इतने टैक्स पेयर को छूट देंगे तो 1 लाख का परित्याग करना पड़ेगा। एक शब्द हमने देखा आज स्क्रीन कि परित्याग करना पड़ेगा, बजट में कहा गया है। तो ये इस परित्याग क्या असर पड़ेगा डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे, रूरल इकोनॉमी पे? क्योंकि तो वो कह रहे हैं परित्याग करना पड़ेगा, इतने पैसे का नुकसान होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। ये निश्चित रूप से, मतलब एक तो मिडिल क्लास को अगर आप छूट दे रहे हैं, वैसे सही है कि पिछले कुछ सालों में जांच नहीं दिया गया था, लेकिन वैसे हमारे देश में मिडिल क्लास जो है काफी ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे तरक्की कर रहा है, उसकी ग्रोथ रेट काफी। लेकिन ये जो अचानक ये बूम मिला है, उसमें निश्चित रूप से हमारे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा। अर्बन एरिया में स्पेसिफिकली 1 लाख पर महीने पाने वाले जो लोग हैं, वो ज्यादातर 35% लोग जो 1 लाख से ऊपर पाते हैं वो मिलियन प्लस शहरों में है, जिसकी नंबर जो है 80-90 के आसपास होगी इस वक्त। तो इसका एक कॉन्सेंट्रेशन है, तो रीजन इक्वालिटी बढ़ सकती है, और जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा मिडिल क्लास की वजह महंगाई पर असर पड़ सकता है। और गरीब तबके को जो टैक्स नहीं देते, जो आम जनता है, उनको भी महंगाई का असर होगा। लेकिन जो बढ़ेगा मिडिल क्लास का, उस पर निश्चित रूप से महंगाई पर असर पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है। इस वक्त मैं समझता हूँ 2-3 दिन लगेंगे मुझे
में, तो मैं इसको प्रोफेसर आम आदमी को सरल भाई मिडिल क्लास को छूट मिली और जब पैसा 1 लाख तक नहीं, वो में इसी उद्देश्य से किया कि मार्केट में पैसा वो खर्च करेगा, एफजी प्रोजेक्ट पे खर्च करेगा, अपना जीवन को सुधारेगा, क्योंकि उसको अभी कहीं बीमा लो, ये ले लो, वो ले लो, पैसा बचाओ, तो अब वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि महंगाई पर असर पड़ेगा, और साफ करिए क्या महंगाई बढ़ेगी, अन्य लोगों पर असर पड़ेगा, इकोनॉमी की क्या दशा दिशा होगी, क्योंकि आप विश्व की इकोनॉमी का भी अध्ययन करते हैं और भारत की भी। प्रोफेसर कुंडू कि ये 7 लाख से 12 लाख रुपए पाने वाले लोगों के पास पर महीने 5-6 हजार की जो एक एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। अब सवाल उठता है ये पैसा किस पर खर्चा किया जाएगा। अगर ये खर्चा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे किया जाए, ऐसे वस्तुओं पर किया जाए जिसमें प्रोडक्शन में लेबर लगता है, तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा देखते हैं इस वर्ग का, इस मध्यम वर्ग का, उसका एक्सपेंडिचर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे होगा, मोबाइल्स पे होगा, नए कार पे होंगे, होटल रेस्टोरेंट और टूरिज्म। लेकिन एक और एरिया है जहां पर ये मिडिल क्लास खर्चा कर रही है और किया भी है, वो है हाउसिंग। और दुर्गेश जी, आपने ये हाउसिंग पर जो छूट दिया गया है इसकी चर्चा नहीं हुई है। आपको पता है कि पिछले बार कहा गया था 2024 तक हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम ये था, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं किया। हरदीप पुरी साहब ने कहा कि भाई टेक ऑफ इसलिए नहीं कर रहा है कि हमने मिडिल क्लास को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारी छूट दे दी। क्या आपकी आमदनी अगर 10 लाख से 15 लाख 20 लाख भी है तो भी आप एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। आपका घर अगर 40 लाख से 50 लाख हो जाता है, 8 लाख 80 लाख हो जाता है, तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो क्या हुआ, मिडिल क्लास ने इस हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया। तो उनके पास एक घर ऑलरेडी था, अब दूसरा घर भी आ गया उनके पास। बहुत सारे मिडिल क्लास है जिनके पास 2 घर हैं, और 2 घर रहने से एक घर पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब इस बजट में यह कहा गया है कि दूसरा घर जो है उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत है, आप सेल्फ ऑक्युपाइड 2 घर रख सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया है मिडिल क्लास ने हाउसिंग पर, उसमें भी एक छूट मिल गई। इस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके इंप्लीकेशन को मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं तुरंत नहीं कहना चाहता कि वाकई ये इनइक्वालिटी को बढ़ाएगी। मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी को बढ़ा सकती है। बड़े शहर और छोटे शहर और बड़े शहर और गांव के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि 1 लाख पर महीने पाने वाले लोग जो हैं ये मिलियन प्लस शहरों में हैं, बाकी शहरों में है, रूरल एरिया में 10-15% होंगे जो 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो इनइक्वालिटी को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन इन जनरल मैं कहूंगा कि लोग खुश हैं इससे, क्योंकि ग्रोथ प्रमोट होगा इमीडिएटली, और इससे मिडिल क्लास के साथ में थोड़ा बहुत फायदा शायद उसके नीचे भी आए। लेकिन हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जो वाकई जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 1 लाख पर महीने नहीं, जिनकी आमदनी 15,000, 20,000, 30,000 तक है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये मेरे लिए चिंता की बात है। थैंक यू। लगातार आप बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण और बड़े आसान शब्दों में प्रोफेसर कुंडू ने हमारे दर्शकों को समझाया है। कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं महंगाई को लेकर, सामाजिक असमानता को लेकर, आर्थिक असमानता को लेकर, कि जाहिर सी बात जब आर्थिक असमानता होती है तो फिर सामाजिक असमानता भी वहीं से जन्म लेती हैं। हमारे साथ रिवा केनको फार्मा के CEO मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे की तरफ रुख करेंगे। मनीष पांडे, कल बहुत सारी बातें आपने हमारे इस शो में की थी, शाम को 8 बजे हम लोगों ने रात में बात की थी। आज उसके अनुरूप, उसके आलोक में, उसके नज़रिए इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? सबको नमस्कार। जैसे मैंने कल बात हम लोग की जो हो रही थी और उस पर MSME की बात हो रही थी, मैंने बोला था कल कि आज हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे सामने आता है। और आप विश्वास मानिए आप लोग कि मैं डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ, क्योंकि जो सीतारमन जी का फोकस MSME के ऊपर रहा है और जो दिख रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट। वो कहीं ना कहीं जो सेकंड एक तरह से इंजन को MSME को रहा है, और सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पीछे पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया। MSME सेगमेंट है वो कैसे आगे बढ़े और उससे एम्प्लॉय और कैसे बढ़े, क्योंकि 1 करोड़ MSME हमारे पास आज के डेट में रजिस्टर्ड हैं, जो 7.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। तो ये चीज देख करके अच्छा लगा कि सीतारमन जी ने उस पर और 20 तकरीबन जो 20 करोड़ तक लोन देने की फैसिलिटी की, उनको एम्पावर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर, ताकि हमारा जो MSME का इस साल का
24-25 का जो ग्रोथ है 12.39 लाख करोड़, वो अगले 5 साल में उसको 2.5 गुना किया जा सके। तो ये मुझे देख कर लग रहा है कि हाँ नहीं, हम शायद इस डायरेक्शन में बेहतर कोशिश करने की एक कदम उठाया है उन्होंने। नहीं, फार्मा सेक्टर की बात करें तो स्पेशली फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ देख पा रहे हैं इस बजट में आप? जब एमएसएमई हमारे जो फार्मा सेक्टर के अंदर भी जो जितने भी इस सेगमेंट, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बहुत कम ऐसी हैं, मैक्सिमम सेगमेंट तो एमएसएमई में ही आती है जो फार्मा सेगमेंट के अंदर आती है। तो ये सब जब स्टेप हम उठा रहे हैं तो हम और मेडिसिन का कॉस्ट इफेक्टिव के तौर पे जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कॉस्ट इफेक्टिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके चलते एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो ये डेफिनेटली असर डालेगा। पांडे, एक बात और मुझे अच्छी लगी कि कुछ बड़ी गंभीर बीमारियों के दवाएं भी सस्ती होंगी, जो चूंकि आप फार्मा इंडस्ट्री से हैं, दवाएं सस्ती होगी। उसके अतिरिक्त अब धीरे धीरे लोगों ने जेनेरिक को ग्रहण करना शुरू किया है, उसको स्वीकार करना शुरू किया है। जो ब्रांडेड दवा 15 पैसे की गोली 115 की मिल रही है जी ब्रांडेड में, और 15 पैसे वाली वही काम करे, हो सकता है 2-4% कम काम करे तो भैया 1.5 खा लो, 2 खा लो। इसमें क्या बदलाव आता दिख रहा है आपको? और ये चुनौती भी है बहुत बड़ी। इसमें तो एक अलग सेगमेंट है कि हमें अवेयरनेस की भी आवश्यकता है कि क्या ब्रांडेड है क्या जेनरिक है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कि ब्रांडेड और जेनरिक अलग अलग चीजें हैं। तो ये एक अवेयरनेस का मुद्दा है जो हमें गवर्नमेंट को भी इसमें और 2 कदम आगे बढ़ के लोगों के बीच में जाना चाहिए। लेकिन इन सब स्टेप से एक चीज तो जरूर होगा कि हमारी जो दवाइयों की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं और कम होगी और आम जनता को उसका फायदा मिलेगा। हाँ, क्योंकि प्रत्येक अब आजकल शायद कोई घर हो जहाँ का मेडिकल बजट ना होता हो, वो कम से कम इजाफा दवाएं कोई ना कोई परिवार का सदस्य महीने में जरूर लेकर आता है। तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर चुनौती भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हयात उमर साहब को ले लूँगा, फिर उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊँगा। हयात उमर साहब, कल कुछ चिंताएँ आपने व्यक्त की थी और कहीं हद तक प्रोफेसर कुंडू ने आपकी चिंताओं को अपनी सहमति भी प्रदान की थी। आज के बजट में आप किस तरह उन चिंताओं को देख रहे हैं? क्या आपकी जो समस्याएं जो आपको दिख रही थी उसका समाधान होता दिख रहा है, या फिर जैसा अभी राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपको गोली लगी है और आप बैंडेड लेकर आ गए लगाने, कि आपको गोली मार दी गई उस घाव में आप बैंडेड लगा रहे हैं? ये तो बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन है राहुल गांधी का। जी सही पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप सभी को अभी तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, फाइन प्रिंट उपलब्ध नहीं है। बजट सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्या सस्ता क्या महंगा या क्या दे दिया गया हमको है कि ठीक है टैक्स छूट दे दी गई या एमएसएमई को ये दे दिया जाएगा या इसलिए ये फंड कर जाएगा। बेसिक चीज देखना होता है हमें बजट में एज ए इकोनॉमिस्ट कि एलोकेशन क्या है। आपने हेल्थ एलोकेशन को बढ़ाया है कि बढ़ाया, एजुकेशन के एलोकेशन को बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया, आपने इंफ्रा पर, आपने कैपिटल इन्फ्यूजन पर अपना एलोकेशन घटाया है कि बढ़ाया है। ये फाइन प्रिंट अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं। मैं नेट पर लगातार सर्च कर रहा हूं, खुद मैं पीआईबी की वेबसाइट पे भी देख रहा हूं, कहीं पर फाइन प्रिंट्स अवेलेबल नहीं है। मोटे मोटे तौर पे 77 मिनट के भाषण को ही लगातार हर जगह कोट एंड रिकोट किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ हाइलाइट्स बताई गई हैं। और जाहिर बात है सरकार हाइलाइट्स अगर बताएगी तो अच्छी चीजें बताएगी, खराब चीजें तो नहीं बताएगी हाइलाइट्स में अपने। चलिए उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो बजट कुछ मुशायरे जैसा लगा, जिसमें कि एक बहुत से शायर होते हैं लेकिन एक शायर कोई ऐसा होता है जो अपना एक पढ़ करके वो मुशायरा लूट लेता है। तो निर्मला सीतारमन ने जी भी इस बार जो मुशायरा लूटा है वो टैक्स स्लैब में चेंज करके सैलरीड क्लास को एक राहत दी। अब वो इनकम टैक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल टैक्स में कितना है और कितने लोग देश के इनकम टैक्स पेई हैं, पैन होना एक अलग चीज है, कितने लोग इनकम टैक्स पेई हैं, उनका रेशियो कितना है और उसमें से कितने लोग इस छूट का वास्तविक फायदा उठा पाएंगे। कुंडू साहब ने उसी पे थोड़ा सा डिस्कस किया है कि 12 लाख की इनकम वाले लोग कितने हैं। 5 लाख वाले को तो पहले से छूट मिल रही थी, 7 लाख वाले भी उस ब्रैकेट में थे। अब ये जो 7 से 12 वाला आया है इसमें कितने लोग हैं? तो मुशायरा लूटने के लिए तो एक शेर बहुत है
कि सियासत भी क्या खूब एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। वाह, क्या बात है। तो ये भी कुछ उसी तरह का ही है कि साहब महंगाई पर कोई बात नहीं हुई है कि इस महंगाई को कैसे काबू में लाएंगे। प्रोफेसर कुंडू ने इस पे अपनी आशंकाएं जाहिर कर दी कि जब लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा हाथ में आएगा, जो 1 लाख करोड़ का डेफिसिट आया, तो 1 लाख करोड़ कहीं ना कहीं सिस्टम में इन्फ्यूज होगा। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। ये एक पैरेलल चीजें हैं, हमसे बेहतर अर्थशास्त्री हैं और वो क्लियर कर देंगे वो चीजों को। सबसे बड़ी बात है कि हमें ब्रॉडर उस पर लार्जर स्केल पे किसको क्या मिला और क्या क्या चीजें हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए थी, उन पर सरकार ने क्या दिया है। मैं अभी बजट की हाईलाइट बहुत छोटी सी एक उसमें बहुत हाईलाइट है। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको कि बजट में एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। मतलब एआई आज के दौर में, आज की तकनीकी दुनिया में एआई एक वो चीज हो गई कि जिसके बिना अगले 5 साल के बाद शायद हमारा या आपका या किसी का भी गुजारा ही नहीं हो पाए। सब कुछ एआई से कंट्रोल होगा, सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट होगा। सरकार ने एक कि चेतते हुए 500 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया है। अब सुनने में तो ये 500 करोड़ रुपए बहुत लगता है कि 500 करोड़ रुपए, अब इसको जरा डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए तो सिर्फ 6 करोड़ रुपए 6 करोड़ डॉलर होते हैं। आप समझिए पहले जी। अब 6 करोड़ डॉलर का इनका हम जो इन्फ्यूजन हो रहा है, जो एलोकेशन हो रहा है, उसको जरा आप ग्लोबली कंपेयर करें। $1 बिलियन अकेले प्लेज किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। एक्चुअली 100 मतलब 100 करोड़ डॉलर अकेले माइक्रोसॉफ्ट ने प्लेज किया है। उसके अलावा ओपन एआई ने अलग है। ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने अमेरिका से $100 बिलियन को डिमांड करी है डीप सेक, जो यास्को जो कहते हैं कि जो चीन ने झटका दिया है डीप सेक के जरिए, उसको देखते हुए जो आगे चैलेंजेस उसको दिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार से मदद मांगी कि कंपनियों की इतनी है नहीं कि वो इतना पैसा लगा सके। कम से कम यूएस गवर्नमेंट को $100 बिलियन यानी कि 100 करोड़ डॉलर इन्फ्यूज करने चाहिए, और हम सिर्फ 6 करोड़ डॉलर का बजट लेकर के उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटी सी मिसाल है कि बजट में हमको क्या चीज मिल रही है। देखिए, चुनाव है, बिहार के लिए बहुत सी घोषणाएं कर दी गई हैं, मकाना सेंटर, पटना में आईआईटी की एक्सपेंशन, और भी कई चीजें, फूड एक्ट यूनिवर्सिटी बनने के लिए हो रही है। ठीक है, चुनाव आते जाते रहेंगे, पहली बात है जो चुनाव के राज्य होंगे, चुनावी राज्य होंगे, वहां पे सरकार का फोकस ज्यादा रहता है, वहां पे ज्यादा अलोकेशन भी होता है, वहां पे ज्यादा योजनाएं भी घोषणा की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के जब तक कि बजट की डिटेल्स नहीं आ जाती हैं, केवल इनकम टैक्स में राहत के बाद बिना पर बजट पे कोई व्यापक टिप्पणी कर पाना मुश्किल से लगता है। जी जी, बहुत शुक्रिया, लगातार आप बने रहिए हयात उमर साहब। बहुत सारी चीज़ें हैं। हयात उमर ने एक एआई की मिसाल दी कि भाई दुनिया एआई पर बहुत मोटा पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि अगले 5 साल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में किस हद तक एआई घुस गया है, और उसके बिना जीवन संभव भी नहीं होगा। तो क्या हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? क्या इस बजट में उस भविष्य की तैयारी का रोड मैप दिख रहा है? ये सवाल होगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। निर्मला सीतारमण ने मुशायरा लूट लिया। बड़ी पते की बात कही हयात उमर ने कि तमाम शायर कवि जोर लगाते रहते, तैयारी करते रहते कि एक कोई शायर आता है, ऐसा पढ़ता है कि वाह 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 बम बम। तो वही आज बम बम कर दिया। निर्मला सीतारमण ने मुशायरा लूट लिया, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत दिनों से कराह रहा था, और ये अच्छा कुछ ज़्यादा इसलिए भी लग रहा है कि बहुत दिनों से कराहट थी, पीड़ा थी, और जब बहुत दर्द होता है, जब उसकी दवा मिलती है तो फिर ऐसा लगता है आराम कई गुना बढ़ गया है। तो वो मिडिल क्लास का आराम बढ़ गया है। नो डाउट मिडिल क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से भी
सामाजिक दृष्टि से भी, लेकिन स्थितियाँ क्या होंगी, महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेकर क्या ये बजट एड्रेस करता है, ये सवाल हैं। किसान की बात बहुत होती है, किसान 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 का क्या होगा, ये बड़ी बात है। तो इसी बीच मुझे सूचित किया गया है कि गुणवंत पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधानमंत्री की हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं, शेतकारी संगठन के महाराष्ट्र में धुरंधर नेता हैं। बहुत धन्यवाद, आभार आपका पाटिल साहब। अब चूँकि चर्चा बहुत ही बेहतरीन मुकाम पर पहुंच चुकी है और भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता शिव कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, शर्मा जी की तरफ रुख करेंगे। शर्मा जी, किसानों को लेकर जैसे केसीसी की लिमिट बढ़ाई गई है, यूरिया कारखाने, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दिल दरिया कर दिया है वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। नमस्कार, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल रही है शर्मा जी। ये जो योजनाएं आ रही हैं जी, ये योजनाएं सिर्फ दिखावा होता है, होती नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। ये जो योजनाएं आ रही हैं, अरे तुम क्रेडिट कार्ड मत दो ना, उसको ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त वो दीजिए। गवर्नमेंट है किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दें। जब उसकी फसल सही हो जाए, फसल सही हो, फसल पे अपना ब्याज मुक्त हो ले, बिना ब्याज के पैसा दो ना, वो कभी नहीं देंगे। आप किसानों के लिए अरे नए नए उपकरण लाइए, जिससे ताकि जैसे तकनीक लाइए नई नई, जिससे किसान आगे बढ़े, किसानों की आय बढ़े। क्योंकि देखिए किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसानों को सिर्फ समझबाग दिखाए जाते हैं। आप किसी सरकारी दुकान पे बीज लेने चले जाओ या यूरिया लेने चले जाओ, तो वहां पे किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। किसान की खेत में किसान काम कर रहा है, उसका बिजली का तार या कोई विषैला पर कोई सांप बिच्छू काटने से मौत हो, उसका मुआवजा दो। किसानों की फसल के वो कराओ, बीमे कराओ, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, बहुत अच्छा, अपने क्षेत्र का बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं किसानों की, मेरी लड़ाई किसानों की और कोई लड़ाई नहीं है मेरी। मैं अपने हमारे गाजियाबाद के पास एक नेकपुर गांव पड़ता है जी, वहां पे इतनी बदहाली है कि वहां पे किसानों को जो है ना, चकबंदी कर रहे हैं। चकबंदी में पहले तो पैसा मांग रहे हैं उनसे, जो जिसकी जमीन यहाँ पे है उसको भेज दिया कहीं और। हम किसानों को कहीं पे शिकायत लेके पहुंच जाए, किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। हम खुद जाके, हमने जब वहां पे जाके डीएम साहब थे, आरके सिंह डीएम साहब थे, तो हमने उनको अपनी शिकायत दी किसानों को लेके, तो हमसे कहते कि आप यहाँ पे फोटो खिंचवाने आए हो। सर एक बार बताइए, क्या हम वहां पे सेलिब्रिटी है जो जिनके साथ हम फोटो खिंचवाने गए हैं? अरे तुम किसानों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए, किसानों के लिए नई तकनीक लाइए, नई नई योजना लाओ, योजनाओं को लागू करो, कागजों पे मत लागू करो उनको। किसान इतना त्रस्त है कि किसानों की हालत दयनीय है, लेकिन उसकी तरफ क्या कहते हैं कि हाँ जी बस हमने तो किसानों को 6,000 दे दिया। अरे सबके खाते में 6,000 आ गए, किसी के में नहीं आ रहे। सिर्फ एक हमें समझबाग दिखाया जा रहा है। और मैं कहता हूँ ये क्रेडिट कार्ड की जो 5 लाख की लिमिट कर दी, आप क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहे हो? उनको ब्याज मुक्त ऋण दो ना आप। उनकी फसल हो जाए, फसल तैयार हो जाए, फसल पे अपना पैसा लो। नहीं तो उनकी फसल खराब होती है, उनको फसल को माफ करो ना। तो किसान जो हमारा जो किसान है इस वक्त बहुत त्रस्त है। और मैं तो गवर्नमेंट से भी और हमारी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप किसानों को जो है, ये गाजियाबाद पार करके देखिए, इतना बुरे हालत में किसान जी रहा है। बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा मैं, गन्ने मिल पे चले जाओ, 14 दिन में पेमेंट होती है, जिसका पेमेंट उन्हें 1 साल बाद, उनको जब जनवरी से जनवरी के बाद पेमेंट शुरू होती है, आप उनकी टाइम से पेमेंट दिलाओ। हर किसानों के घर में भारी है बीमारियां, उनके बीमे कराओ, उनको शिक्षा ऐसी दो। किसानों के लिए सबसे बड़ी तो किसानी करने के साधन, कृषि करने के लिए उपकरण और नए नए, उनको एक स्कूल खोलो जिसमें उनको ये बताओ कि भाई ये खेती इस तरीके से करो, नई नई तकनीक लाओ। तो मैं तो यही कहूंगा जी,
अपने मीडिया के माध्यम से और जितने भी हमारे, मैं एक छोटा सा किसान नेता हूं, लेकिन मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई आप भी कुछ थोड़ा बहुत बोले और किसानों के हक की लड़ाई के लिए कुछ ना उनकी योजनाओं ने बीमे ठीक है। उनके किसानों को बिना। ठीक है शिव कुमार शर्मा, थैंक यू, आप बने रहिए। अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमलेंद्र जी, आपके नेता ने ऐसा क्यों कह दिया कि ये उसी तरीके से है जैसे किसी को गोली लगी हो और उसको बैंडेड लगाने कोई पहुंचे? ये तो अतिरंजना है, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कह दी कि वो पची नहीं रही किसी को। देखिए, राहुल गांधी ने एक वाक्य में पूरे बजट का सार बता दिया कि देश को क्या जरूरत था, और जो वर्तमान की मोदी सरकार है और उनकी जो वित्त मंत्री है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो दिया है, लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी कि बजट आएगा, हमको किसानों को लगा कि भैया हमारा केसीसी जो लिमिट बढ़ेगा और हमें ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। अभी आपने देखा हमारे किसान साथी थे, बड़ा अच्छी बात कही और बड़ी इमोशनल बात कही कि जो असली हालात हैं देश के किसानों के वो ये हैं। देखिए, बजट से बड़ी आशाएं थी छात्रों को भी कि बजट आएगा, हमें कुछ न कुछ हमारा शेयर बढ़ाया जाएगा, और मांग भी थी छात्रों की अलग अलग संगठनों की कि बजट का जो हिस्सा 10% होगा ना वो छात्र हित के लिए आएगा, क्योंकि युवा हमेशा से एक बड़ा रोल प्ले करते हैं देश के डेवलपमेंट में। आपने देखा रुपया गिरता जा रहा है, खैर ये सब तो अभी सभी बोल के गए और सभी बोलेंगे भी। 2024 का बजट था, जो पिछले वर्ष का बजट था, उसमें क्या बोला गया था और क्या धरातल पे निकल के आया है, सबसे महत्वपूर्ण उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वही ये बजट जो आने वाले समय में करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये 24 का बजट आया, साफ साफ बोला कि छोटे रोजगारों और छोटे व्यवसायों पर बड़ा ध्यान दिया गया है और हम उस पर ही काम करेंगे। कितने छोटे रोजगार बढ़े और कितने छोटे व्यवसायियों को संख्या बढ़ी, ये भी नहीं पता होगा, और शायद सरकार ने इसके आंकड़े ने जारी किए न कभी करेगी। देखिए, देश में बजट जारी हुआ है 50,65,00,000 करोड़ का, और उसमें 16,45,000 करोड़ उधारी का है। क्योंकि इतना आय और व्यय में जो इतना गैप आ रहा है, कैसे सरकार फिल कर पाएगी? क्या ये सपनों का पुलिंदा है या झूठ पे एक इमारत खड़ी कर दी गई कि हम भैया ये करेंगे, हमें टाइम दे दो, हम ये करेंगे या ऐसा कर देंगे? क्या क्या किया है उस पर डिस्कशन नहीं, और ना ही कभी करेंगे, और ना ही इन्होंने अभी बोला है। देखिए, कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिन्हें न छात्रों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न युवाओं की चिंता है, और न ही किसानों की चिंता है। अभी बड़ा एक शगुफा छोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पे या अन्य चीजों पे कि हम 12 लाख का तोहफा दे रहे हैं किसानों को, जो 12 लाख मध्यम वर्ग छूट देने तोहफा सा दिया जा रहा है। असल में जो आय करदाता है, कितना इनमें रिडीम में छूट मिलेगा, कितना? बहुत न के बराबर, बहुत माइनर से चेंजेस आएंगे। देखिए, सरकार से किसानों को, इस देश के जो निवासियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कहते ना घुमा फिरा के ऐसा परेशान करने का काम किया है जिससे लोगों की उम्मीदों के साथ साथ पूरा भरोसा टूटा है। ठीक है अमरेंद्र त्रिपाठी, थैंक यू, आप बने रहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वो रैली को हम सुना देते हैं, फिर वापस आएंगे इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ हम अनेक निर्णय और उत्तराखंड में ले रहे हैं, जैसे हम 4 धाम ऑल वेदर रोडें बना रहे हैं, आपके चारों धामों में जाना आसान, कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा, आदि कैलाश तक की यात्रा आपकी बहुत शानदार सड़क के माध्यम से हो जाएगी। दिल्ली से देहरादून आने वाले समय में आप हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीदोगे संजीव, जब यहां से दिल्ली से देहरादून आना होगा तो रोड से ही जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। मेरठ तक ये रोड बनकर तैयार हो गई, आने वाले समय में मात्र 2 घंटे, कितनी देर में? 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आया जाए सकेगा। हमने उत्तराखंड में देवभूमि है, देवभूमि में धर्मांतरण नहीं चाहिए, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड के लोगों की सोच नहीं है, पूरे भारतवर्ष और दुनिया के लोगों की सोच है कि देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। हमने धर्मांतरण रोकने का कानून बना दिया, हमने दंगा रोकने का सख्त कानून बना दिया, कोई वहां दंगा नहीं कर सकता भाई बहन। हमने नकल रोकने का कानून बनाया बच्चा, और पिछले
3 सालों में 20,000 से ज्यादा नियुक्तियां हमने वहां पर पारदर्शी तरीके से की है। गरीब माता के बेटे बेटियों को अब योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर वहां नौकरी मिल रही है। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी है। 5,500 एकड़ जमीन हमने लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। अवैध कब्जा था, उसको खाली कराया है। नहीं तो उत्तराखंड में भी कहीं नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीनों पर कब्जा किया। और हमने अभी हाल में ही जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी है और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, इसके खिलाफ भी देवभूमि उत्तराखंड में हमने सख्त कार्रवाई की। अब चुनाव हो रहा है दिल्ली में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की, ऐसा तो नहीं सोच रहे। मैं इसलिए कर रहा हूं ये बात कि ये सब काम हम कर पा रहे हैं। आज उत्तराखंड का विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है। चहुमुखी विकास, उत्तराखंड देश के जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस इंडेक्स में पूरे देश में पहले पायदान पर आया है। पहले पायदान पर आया है। इसके साथ साथ दो एम्स हमारे यहाँ, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा एम्स श्रीनगर में बन रहा है। हवाई सेवाएं, चाहे हमारे एयरपोर्ट पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून, तमाम जगह पर जो है आज हवाई सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हो रही है। एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए, चाहे वो ऑल वेदर सड़कें हो, चाहे भारतमाला की सड़कें हो, उस पर काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। लोगों धामी साहब, दिल्ली के चुनाव में मटियाला विधानसभा है, वहाँ पर हैं और वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड के विकास को दिखाकर। विकास की बातें बहुत थोड़ी सी, उसके बाद फिर लैंड जिहाद, लव जिहाद, दंगा, यही सब। और वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में हम उत्तराखंड से दिल्ली ऐसी सड़क बन गई कि पहुंच जाएंगे, हवाई जहाज की ज़रूरत नहीं है। और ऑल वेदर रोड, 4 धाम, आप लोग बिल्कुल केदार धाम तक इतनी बढ़िया है हम बना रहे हैं कि अद्भुत है। तो मैं बता दूं कि इस ऑल वेदर रोड से भी मैं थोड़े दिनों पहले गया था, तो कभी आज से 20-25 साल पहले जो बिहार में जैसी सड़कें थी, उतने गहरे गहरे गड्ढे इस ऑल वेदर रोड में हैं। पता नहीं कौन सी ऑल वेदर रोड बना रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, गुणवंत पाटिल एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। गुणवंत पाटिल साहब, इस बजट में किसानों के लिए क्या देखते हैं आप किसानों के लिए पूरे देश में संघर्ष करते हैं, सहकार और सहकारिता इसको लेकर काम करते हैं। गुणवंत पाटिल। हाँ, आज का जो बजट आया है उसके बारे में मतलब मुझे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ रिफॉर्म्स होगा, नए कानून आएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा होना चाहिए, तो उतना तो नहीं लगा। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रिफॉर्म्स की बात की, जिससे आज बांग्लादेश क्राइसिस में है, तो अगर हम टेक्सटाइल में अगर आगे बढ़ते हैं और टेक्सटाइल्स के मशीन्स के बारे में जो भी बजट में प्रोविजन किया गया है, उससे थोड़ा पॉजिटिवनेस लगता है। लेकिन केवल केसीसी में या इसमें थोड़ा सा बढ़ाव करने से नहीं चलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए हम बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्योंकि अभी जो वार चल रहा है, वर्ल्ड की जो परिस्थिति है, यही चांस है कि हमको वर्ल्ड लेवल पे जाने के लिए ये चांस है। तो हमको इसी टाइम ही ये गरम लोहे पे हथौड़ा मारने की जरूरत है, जो हम बजट से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हम चाहते हैं। बिहार का इलेक्शन भी उसके लिए कारण हो सकता है, लेकिन हमें सरकार से बहुत अपेक्षा है और शायद वो करेगी, ऐसा लग रहा है। पाटिल साहब, किसानों को लेकर खासतौर पर मैं बात करूं आपसे, तो किसानों को लेकर क्या सोच रहे हैं? एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने चाहिए। आप एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया, 3 साल का वक्त हो गया, अभी तक एमएसपी कमेटी नहीं आई, पता नहीं कितने बजट निकल गए और पता नहीं कितने आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, 3 कानून जब आए थे हमने उसका स्वागत किया था, क्योंकि उस
उस कानून से हमारा रिफॉर्म्स की तरफ एक रास्ता निकल गया था, क्योंकि 1951 में जो हमारे विरोध में जितने कानून डाले गए शेड्यूल 9 में, उसको हम आज के डेट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये 3 कानून से थोड़ी सी हमें मुक्ति मिल रही थी, लेकिन हुआ ये कि हमारे लोगों ने विरोध किया, हमारे भाई लोगों ने, किसान लोगों ने, और बहुत सारी बातें हुई और उसमें कानून चले गए। रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे तो वो रिफॉर्म्स की जो बात होने वाली थी वो रुक गई है। तो हमें आज जैसे जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल लॉ लगाया गया था, वैसे ही खेती में मार्शल लॉ लगा के खेती को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। और वो हम चाहते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नया सब, आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये अगर देखते हैं तो किसानों के लिए बहुत फिक्र की बात है। दिनों दिन किसान खेती से बाहर निकलते जा रहा है, खेती बंजर होते जा रही है, और आज किसान के बेटे को कोई शादी करने के लिए भी कोई लड़की नहीं तैयार होती। इस बहाने को देखते हुए और किसानों की सुसाइड्स देखते हुए किसानियत को बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स की वारफुट लेवल पे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। आप महाराष्ट्र से हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में पूछूंगा कि क्या महाराष्ट्र के लिए भी कोई अलग तरीके से उसमें कोई योजना लाने की जरूरत है, खासतौर पर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, क्योंकि वहाँ आत्महत्या की घटनाएं ज़्यादा होती हैं? नहीं, हमारे यहाँ घटना ज़्यादा ही। ये तो महाराष्ट्र एक जागृत राज्य है, जहाँ पे शरद जोशी जैसे नेता रहने के कारण हमें जागृति है। ये किसानियत एक घाटे का सौदा है और ये जानबूझ के रखा गया है। हमने कहा है और उसके लिए हमने 35 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो रिफॉर्म्स हम चाहते हैं, केवल महाराष्ट्र का किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक ही है, क्योंकि नीति तो केंद्र से ही आती है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन पूरे कानून, पानी का कानून लीजिए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लीजिए, सभी कानून केंद्र से है। इसलिए केंद्र से हमको बहुत एक्सपेक्टेशन है। केवल महाराष्ट्र का किसान के लिए ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसान का भला होगा, महाराष्ट्र के किसान का ऑटोमेटिक भला हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू। आप बने रहिए। एक बार मैं पुनः प्रोफेसर अमिताभ कुंडू सर की तरफ मैं जाऊंगा। कुंडू सर, अब अभी जो पाटिल ने कहा कि मार्शल लॉ लगाकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना चाहिए, एक तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा, और दूसरा जो यूथ को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर अभी कितना काम हमको और करना चाहिए ताकि मैं विश्व की जो प्रतिस्पर्धा है उसके आसपास जाएं, उसके लिए बजट में क्या प्रावधान हैं और क्या बेहतर होना चाहिए था? प्रोफेसर कुंडू। अब मार्शल लॉ की अगर बात किया जाए तो उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है। और मुझे लगता है, वैसे पाटिल साहब से मैं सहमत हूँ, जो कानून लाने की कोशिश की जा रही थी उससे डाइवर्सिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर का, वो निश्चित रूप से डिजायरेबल था। नहीं हो पाया, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन ये मार्शल लॉ वाला मॉडल जो है वो राजनीति तय करेगी, और मुझे लगता है हमारे देश में ये संभव नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मिडिल क्लास को एक तोहफा दिया गया है, जो टैक्स पेयर्स 7 लाख से 12 लाख के बीच में थे, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन हम ये सोचें कि इस आर्थिक व्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए और भारतवर्ष की जो है डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत बनाने के लिए सिर्फ ये मिडिल क्लास ही काम कर रही है, उसी के बेसिस पे हम अचीव कर पाएंगे, मुझे ये सही नहीं लगता। शॉर्ट टर्म में ये सही है कि ये मिडिल क्लास कर सकता है, लेकिन इनको टैक्स एग्जेम्पशन अच्छी बात है, लेकिन टैक्स के फोल्ड में लाना, हमारे तो 92% लोग तो टैक्स फोल्ड में आते ही नहीं है। उनको हम कैसे टैक्स फोल्ड में लेके आए, उनके बारे में हमने क्या सोचा? देखिए, अगर आप रियल वेजेस को देखें, इन्फ्लेशन की वजह से रियल वेजेस हमारा बढ़ नहीं रहा है, बहुत 0.12% बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मैं बहुत खुश था कि रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ था पिछले 3-4 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए थे। रूरल अर्बन गैप जो था उसमें भी कमी आई थी। स्वास्थ्य के बारे में भी देखिए, रूरल अर्बन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है, रूरल एरिया में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी बराबरी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहरों पर अगर आप करते, क्योंकि अगर आप 1 लाख
पर महीने के आमदनी की बात कर रहे हैं, उसमें से 45% तो मिलियन प्लस शहरों में है, बाकी 35% जो दूसरे गांव में ऐसे लोग बहुत कम है जिनको ये फायदा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विषमता बढ़ सकती है जो अभी घट रही थी, और मुझे लगता है कि बहुत सही कदम था। शिक्षा के क्षेत्र में भी रूरल एरिया में काफी प्रगति हुआ था, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं प्रगति हुआ था। मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। भले ही आप मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत दें, उससे शॉर्ट टर्म ग्रोथ होगा, लेकिन हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल अर्बन डेवलपमेंट की जो गैप्स हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका सारा बजट जो है सिर्फ मिडिल क्लास को ही खुश करने के लिए है और आपने उसका इम्प्लीकेशन नहीं देखा है कि दूसरे सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये सही कदम नहीं होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल मैं लूँगा कि एजुकेशन के लिए इसमें क्या देखते हैं आप? जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, ये जो कोर इशूज़ हैं, इनको लेकर इस बजट में कुछ देख पा रहे हैं आप कि बेहतर हो रहा है? अगर आप भारतवर्ष को दूसरे विकासशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करें तो आप देखेंगे देश में जो इनइक्वालिटी है, असमता है, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है वो इनइक्वालिटी भी दिखाती है। वो दिखाया कि हमारे स्वास्थ्य की इनइक्वालिटी काफ़ी अधिक थी, 40% थी, जो कि एवरेज जो है वो 14% है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 20% है। लेकिन स्वास्थ्य की इनइक्वालिटी निश्चित रूप से घटी है, लेकिन शिक्षा की इनइक्वालिटी जो है वो नहीं घटी। अगर आप रूरल एरिया में एनरोलमेंट देखें, 14 साल के बच्चे वो मोर और लेस बराबर ही है, वहाँ भी 90% या 96% है। लेकिन अगर रूरल एरिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखें, प्रति व्यक्ति खर्चा जो होता है वो पर हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 3 रुपया है, जबकि अर्बन एरिया में अगर आप देखें तो करीब 30,000 रुपया है। तो ये जो है ये इनइक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निश्चित रूप से अलग अलग है। और एक स्टडी है जो बताया गया है कि अगर आप मॉडर्न सेक्टर की बात कर रहे हैं, मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का IIM, IITs में, वहाँ अगर किसी का रूरल बैकग्राउंड है, पूरी एजुकेशन अगर रूरल एरिया में है, कि ये चांसेस कि उसको IIT, IIM में एडमिशन मिल जाएगा वो 0 के बराबर है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्राइमरी लेवल से अगर आप उसकी विषमता को कम ना कर पाए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है वो अगर आप ना कर पाए, तो ये हम देश की जो बुनियादी विषमता है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और बहुत बड़ी बात और भी आपने बहुत बड़ी बात कही है। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। प्रोफेसर कुंडू ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमताएँ हैं, असमानता है, तो उसको दूर करने की जो असमानता शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कम हुई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी वो जो गैप है उसको कम नहीं किया जा सका है। तो ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा हम करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टैक्स में छूट से के साथ ही मिडिल क्लास की तो बम होती दिख रही है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स अर्थशास्त्रियों ने इस बात की चिंता जताई कि जो इससे जो इन्फ्यूज़न होगा मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और क्या टोटल जो इस इकोनॉमी को ले जाने का जो जिम्मा है, बोझ है, वो क्या मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के कंधे पर ही डाला जाएगा? ये ठीक बात है क्या? प्रोफेसर अमिताभ कुंडू इस देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इस चर्चा के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो कोर इशूज़ हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, विषमता है, उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो देश के सुप्रीम संस्थान हैं IIM, IIT, वहाँ अगर कोई बच्चा कक्षा 1 से लेके और टोटल एजुकेशन उसकी अगर रूरल है, ग्रामीण परिवेश की है, तो उसको एडमिशन मिलने के चांसेस 0% हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, मैं ख़तरनाक कहूँगा इसको। और बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि बहुत अगर कहीं ना कहीं किसी रिजर्व क्लास के तमाम बच्चे
जाते हैं, जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, वो IIT IIM तक पहुंच भी जाते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी सामने आती हैं। तो ये तस्वीर चिंताजनक है और मुझे लगता है बजट और हर जगह इन सब चीज़ों का एक बार ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए। हयात उमर से हम इस सवाल को लेंगे। हयात उमर, प्रोफेसर कुंडू ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई एजुकेशन के मामले में अगर ग्रामीण भारत का हिस्सा अगर जनसंख्या के मामले में हो तो हमारा 60 से 65% जो क्षेत्र है, बल्कि 70 कहा जाता है, दावा किया जाता है, वो ग्रामीण भारत है। और उसमें जो पढ़ लिख रहा है, जिसके पास शहर में पढ़ाने की स्थिति नहीं है, वो खर्च नहीं कर पा रहा, अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसकी व्यवस्था हम अभी भी नहीं कर पाए। 70 साल को तो हम जिम्मेदार मानते भी हैं, लेकिन इन 10 सालों में भी हम उस पर कोई बहुत पहल नहीं कर पाए। हयात उमर, अनम्यूट करिए। जी, आपको आवाज आ गई? जी बोलिए। मैं प्रोफेसर कुंडू साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं और यह हकीकत है कि जो हमारा सरकारी, उसे आप ग्रामीण या शहरी में मत बांटिए, ग्रामीण और शहरी मत बांटिए, जो हमारी सरकारी शिक्षा का स्तर है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो किसी भी प्रदेश में हो, कुछ एक प्रदेशों को छोड़ सकता हूं मैं अपवाद के तौर पे, शायद मैं केरल को या दिल्ली को, कुछ एक शहरों को मैं मान सकता हूं, मैं कुछ एक प्रदेशों को छोड़ दूं, लेकिन मोटे तौर पे जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें जो हमारा इंफ्रा है और जो हमारा करिकुलम है वो कहीं से भी आगे प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन के लिए हमको रेडी नहीं करता है। हमको आप वास्तविक धरातल स्तर भी यह है कि केवल साक्षर किया जा रहा है। स्थिति यह है कि 6ठी कक्षा तक के बच्चे साधारण गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं जानते। जब हम बात कर रहे होते हैं कि आगे दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन से युग में हम प्रवेश करने वाले हैं, और हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने का सपना देख रहे होते हैं, तो तीसरे नंबर की इकोनॉमी केवल इस तरह से हो जाना कि 5 ट्रिलियन की हो गए, ये कह देने में अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे कोई लाभ मिल रहा है हमको या नहीं मुझे पता। जब हमारे सामने 30 ट्रिलियन की, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमीज होंगी पहले और दूसरे नंबर पर, और उनका पर कैपिटा एजुकेशन, पर कैपिटा उनका हेल्थ का जो उनके ऊपर खर्चा हो रहा है, पर कैपिटा जो उनके आपके डेवलपमेंट पर, स्किल डेवलपमेंट पर जो खर्चा हो रहा है, उसको हम जब कंपेयर करेंगे तो हम कहीं नहीं ठहरते दिखते हैं। मैंने आपको भी मिसाल दी कि हम AI के लिए 3 एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए हमने 6 करोड़ रुपए का बजट दिया है। मात्र 6 करोड़ डॉलर, 500 करोड़ है वो इंडियन करेंसी में। तो 6 करोड़ डॉलर का अगर हमारा बजट है, लेकिन 2 करोड़ डॉलर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हमारा हायर एजुकेशन में हाल है, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा प्राइमरी स्कूल के लिए बजट प्रति स्कूल या हमारे जूनियर स्कूल के लिए बजट प्रति स्कूल क्या होगा। हम टोटल अपनी जीडीपी का कितने परसेंट, अगर हमारे जीडीपी का अगर हम 2% या 2.5% क्या हम अपने स्कूल पे खर्च कर रहे हैं। अगर हमारा शिक्षा बजट ही कुल जीडीपी का 4% के अंदर है, तो हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हायर एजुकेशन भी है। आज स्थिति यह है कि हायर एजुकेशन का मामला यह है कि हमारा 60% जो हमारा जो टैलेंट होता है वो हायर एजुकेशन के लिए विदेशों पर निर्भर है। हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त नहीं इतने IITs हैं, इतने IIMs हैं जिसमें हम सबको एकोमोडेट कर सकें। तो जाहिर बात है कि जो लोग 1% की कट ऑफ से, आधे परसेंट की कट ऑफ से छूट जाते हैं, उनको विदेशों का रुख करना पड़ता है। जी देखिए, एजुकेशन की हालत बड़ी दयनीय है। प्रोफेसर कुंडू ने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा, और दूसरे इस पे फिर एक बड़ा गैप पैदा हो रहा अर्बन और रूरल में। रूरल बैकग्राउंड का बच्चा जब अर्बन बच्चे के साथ कंपटीशन में जाता है
तब वो अपने आप को कहीं नहीं पा रहा होता है। तो ये जो गैप डिवाइड पैदा हो रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में, इसको सरकार कहीं कैसे एड्रेस कर रही है, ये कहीं पर उसकी राह नहीं दिखती, कोई रास्ता नहीं दिखता है, निश्चित होता है। तो इसको कहीं ना कहीं हमारे जो नीति निर्माता हैं, नीति नियंता हैं, इनको इस बात को सोचना चाहिए कि अगर हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, अगर हमारी इकोनॉमी रूरल बेस्ड है, हमारा इंफ्रा तो भी रूरल बेस्ड होना चाहिए। हमारे स्कूल कौन से होने चाहिए, हमारे अस्पताल कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मनीष पांडे की तरफ रुख करूंगा। मनीष पांडे, अब जाहिर सी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप पर आप काम करते हैं, फार्मा आपका सेक्टर है, एमएसएमई इस देश का सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है। सारे विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि एमएसएमई को ऊपर उठाइए, एमएसएमई आपने बर्बाद कर दिया। जो आरोप लगाते हैं उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन अब मूल सवाल प्रोफेसर कुंडू ने उठाया, उसको आगे हयात उमर ने बढ़ाया, और वो कह रहे हैं कि जहां बहुतायत भूभाग में जो लोग पढ़ रहे हैं वो उस लायक ही नहीं कि उनको क्वालिटी रोजगार मिल सके, वो उस लायक बन ही नहीं पा रहे हैं, या जब तक वो उस लेवल पर पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो उस लेवल का वो रोजगार भी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया तो बड़ी जबरदस्त है। मनीष पांडे सर, मैं कहीं ना कहीं हयात जी की बात से सहमत करता हूं कि कुछ डिसिमिलरिटीज तो हैं। आप रूरल वाइज और अर्बन में ये डिसिमिलरिटीज तो है जिसको हमें आवश्यकता है सरकार को उस पर फोकस करना और उसको देखना। लेकिन साथ जो मैं अगर अभी की बात करूं एमएसएमई की, तो क्योंकि मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरा फोर्टे नहीं है और मैं उस डिबेट में भी नहीं पढ़ना चाहता। ये डिसिमिलरिटीज है जो एक सरकार का एक लुक आफ्टर है, उसको देखना है और उसको उस पर सॉर्ट आउट करना है। वो उसके लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एमएसएमईज अगर हम देखें तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमईज इस समय में रोजगार में बहुत सारा बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे हमारे देश को फायदा हो रहा है और हमारे एक्सपोर्ट को फायदा हो रहा है और हमारी फार्मा इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कल का जो बजट है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि फार्मा में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे सरकार ने कदम उठाया है। जैसे कि आपका एक एंजल टैक्स हटाया है, जिससे हमारे जो नए आपके स्टार्टअप्स है फार्मा में, उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। इसके बाद और इजी होगा फार्मा स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करना। तो कहीं ना कहीं सरकार का मुझे लगता है कि फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट दें। इससे तो मुझे ये लगता है कल के उससे, क्योंकि 90,000 करोड़ से ज़्यादा का पंप करना फंड का इस बजट में जो प्रावधान उन्होंने दिया है, और एआई पे 500 करोड़ का, एआई पे जो खर्च हो रहा है इसका मतलब नहीं कि एआई पे कुछ हम, एआई का बहुत बड़ा योगदान फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी है। आपकी क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को इम्प्रूव करना बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को हम बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो एआई का बहुत बड़ा रोल है और एआई पे मैं ये इससे भी सहमत हूँ कि 500 करोड़ का बजट एआई के ऊपर खर्च करना एक बहुत कम अमाउंट है, बट ठीक है, सरकार ने उसको एक समझा है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसको करना चाहिए। तो डे बाई डे और ईयर बाई ईयर ये इम्प्रूव होगा, मुझे लगता है। ठीक है, धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ जाने माने आर्थिक विश्लेषक संतोष गुप्ता जी जुड़ गए हैं। संतोष जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका वक्त देने के लिए। संतोष जी, आज हल्ला मचा हुआ है दोपहर से, दोपहर 12 बजे से हल्ला मचा हुआ है कि बिल्कुल बम बम हो गई मिडिल क्लास की, झोला भर दिया बिल्कुल वित्त मंत्री जी ने। तो आप उन झोला भरने वालों, जिनका झोला भरा, उनके मार्गदर्शक हैं आप। जरा बताइए कैसे झोला भरा, क्या क्या हुआ, जरा ये चीजें जरा बताइए दर्शकों को। जरूर 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 दुर्गेन जी, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मध्यम आय वर्ग का करदाता है जी, वो पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्री और सरकार की निगाहों में उपेक्षित था। उसके ऊपर टैक्स का बोझ आ रहा था। सरकार बिल्कुल भी उसके महंगाई, रुपए की घटती क्रय क्षमता और हमारे सामाजिक दायित्वों को देखते हुए जो कर मुक्ति धनराशि सीमा थी वो काफी थी, काफी नहीं थी, जो थी वो कम थी। अब आप ये देखिए, जो आपने कहा 12 बजे से हल्ला मच रहा है, तो मचना ही चाहिए।
और स्वागत तो होना ही चाहिए। इतने लंबे अंतराल के बाद आज हमारे मध्यम आय वर्ग के करदाता की सुनी गई, उसकी बल्ले बल्ले हो गई। अब 12 लाख तक की नई टैक्स रिजीम में, पुरानी टैक्स रिजीम जो घटी दर की थी, कटौती छूट के अनुमन्य थी, सरकार ने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन जो करदाता नई टैक्स रिजीम अपनाना चाहता है, और सरकार भी ये चाहती है कि वो नई टैक्स रिजीम ही अब आगे कार्य करे, उसमें बहुत अधिक छूटें दे दी गई हैं। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई कर नहीं है, वेतनभोगी कटौती, और जो टैक्स की स्लैब दरें हैं उसमें कर मुक्ति की धनराशि सीमा 3 से 4 कर दी गई, अर्थात उसमें शून्य टैक्स है। और फिर 4 लाख से लेकर 24 लाख तक की 5 स्लैब दरें बना दी गई जो कम कम होती रही हैं। उसका देखिए असर क्या है कि नौकरी पेशा की 87A की टैक्स रिबेट बरकरार है, उसकी मानक कटौती 75,000 बरकरार है, और जो एम्प्लॉयर का एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए के साथ 10% तक भी वो करमुक्त दायरे में रखा गया है। अब ये देखिए कि इससे फायदा क्या हुआ। जो ये हल्ला मचा वो निश्चित तौर पे सही मचा कि पिछले वर्ष से जो नई टैक्स रिजीम थी और जो अब आगे लागू की जा रही नई टैक्स रिजीम, उसमें जिसकी 12 लाख तक की आमदनी होगी उसको 80,000 रुपए की टैक्स की छूट मिली है। जिसकी आमदनी 18 लाख तक की होगी उसको 70,000 की टैक्स की छूट प्राप्त हुई है एडिशनल, और जिसकी आमदनी 24 लाख तक है, 25 लाख तक, उसको 1,10,000 रुपए की टैक्स की राहत मिली है। तो आप ये देख लीजिए कि पुरानी जो नई टैक्स रिजीम पिछले साल जो कानून में छूट मिली थी और आज जो दी गई है उसमें कितना बड़ा अंतर है, और कितने बड़े अंतर से ये छूट मिल रही है। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि इनकम टैक्स का नया कानून बहुत ही शीघ्र संसद पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वो लगभग अब जो सूचना हम लोगों के पास है वित्त मंत्रालय के स्तर पर बन चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों और इस वित्त बजट में बहुत ज्यादा झंझट ना आए इसलिए उसको रोक लिया गया है और बहुत शीघ्र वो कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि हमारी कोई आमदनी छूट जाती थी या समय के अंदर हम कोई आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाते थे तो उसके लिए एक सुविधा दे दी गई कि इसको आईटीआर अपडेटेड रिटर्न कहा जाता था। उसमें 2 वर्ष तक हम एडिशनल टैक्स के साथ दाखिल कर सकते थे, लेकिन अब इसकी समय सीमा 4 साल तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी में एक जरूर बड़ा पैनिक अमेंडमेंट हुआ है। जी बताइए। हाँ, जीएसटी में एक पैनिक है, इसके बाद इनकम टैक्स की और बात कर लेंगे। जीएसटी में अभी तक जो अपीलें दाखिल होती थी, जो विभागीय अधिकारी आदेश पारित करते थे, उसमें टैक्स, ब्याज और पेनल्टी सब एक साथ लगाई जाती थी। पेनल्टी टैक्स के बराबर और ब्याज और टैक्स लगाई जाती थी। तो उसकी जब हम अपील करते थे अपील अधिकारी के पास, तो हमें 10% का डिपॉजिट जमा करना पड़ता था टैक्स का, और इंटरेस्ट और पेनल्टी का कोई रुपया जमा नहीं होता था। तो 90% टैक्स, पूरा ब्याज और पूरी पेनल्टी की कोई धनराशि जमा नहीं करनी पड़ती थी, बाकी सब स्टे हो जाती थी अपील के निर्णय तक। अब ऐसे मामलों में नया कानून उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि जिसमें केवल पेनाल्टी लगाई गई है, टैक्स और ब्याज नहीं है, तो उसमें 10% प्री डिपॉजिट अब अपील के लिए करना पड़ेगा। अधिकरण में जाते हैं तो 10 और करना पड़ेगा यदि प्रथम अपील से हमको राहत नहीं मिलती। तो ये पैनिक है। अभी तक व्यापारियों की मुश्किल, संतोष जी नहीं होता था, अब करना पड़ रहा है। संतोष जी, इससे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी, घटेंगी, क्या होगा? बढ़ेंगी भाई। 10% रुपया कहां से आएगा? पेनल्टी का 10 रुपया, अब 10% यदि हम जमा कर देंगे तो हमारी पूंजी ब्लॉक होगी। तो ये तो परेशानी है। और जिनके पास, दुर्गेश जी अनुमानित करिए, ये कानून अपने आप में गलत है। हमारे पास यदि कोई पैसा नहीं है तो पहले एक होता था कि हम अपील की कोर्ट फीस जमा करके अपील कर लेते थे, स्टे की बात अलग थी। अब इन्होंने क्या किया कि जब तक ये रुपया 10% नहीं जमा करोगे अपील ही नहीं मानी जाएगी। तो मतलब यदि मेरे पास पैसा नहीं है, आराम शराब टैक्स लगा दिया गया, तो हम न्याय से ही वंचित हो जाएंगे, हम अपील ही नहीं दाखिल कर सकते। ये बड़ी भारी विडंबना है। अरे भाई, हम स्टे की रिकवरी बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं तो हमें अपील तो सुनो। ठीक बात। तो ये नहीं हुआ खैर, और ये बहुत पैनिक है और भविष्य में सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ले लीजिए संतोष जी। एक तो ये बार बार कहा जा रहा है कि 12 लाख छूट का मतलब 12,76,000
तक जो आपको मिलेगा उसमें कोई टैक्स नहीं। एक तो मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या इस छूट के बाद जो पुरानी टैक्स रेजिम थी उसकी क्या नेचुरल डेथ हो गई? क्या नेचुरल डेथ नहीं हुई है, लेकिन वो आईसीयू में चला गया है और आईसीयू में बहुत गंभीर रूप से जो है बीमार है। उसका कारण क्या है कि सरकार की पूरी मंशा है कि इस ओल्ड टैक्स रिजीम को अगले सालों से समाप्त कर देने की। केवल न्यू टैक्स रिजीम ही वो लागू रखना चाहते हैं। हो सकता है जो नया इनकम टैक्स का कानून ड्राफ्ट होकर आए उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम हमको देखने को ना मिले। तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। जो 12 लाख तक की बात है तो 12 लाख में कोई संशय नहीं, बस दिक्कत यह है ये मध्यम आय वर्ग के करदाता को ज्यादा लाभ दे रहा है, लेकिन जिनकी आमदनी 12 लाख से ऊपर है और 24 लाख है तो नई टैक्स रिजीम में उसको फायदा है, लेकिन जो उच्च आय वर्ग के करदाता हैं उनको तो शुरू से देनी पड़ेगी। और 12 लाख वालों के पास भी टैक्स रिबेट तो पूरी इस तरीके से बनी हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशानी वहां है कि जहां उच्च आय वर्ग का करदाता जो रिलीफ चाहता था उसको नहीं रोका गया। और देखिए बजट के पहले भी हमने ये अनुमान व्यक्त किया था आपके चैनल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि हम मध्यम आय वर्ग के करदाता का ध्यान देंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने भी जो अपना अभिभाषण संसद में प्रस्तुत किया उसमें भी उन्होंने संकेत दिया कि हम मध्यम वर्ग के आय करदाता को सरकार रिलीफ देगी, और वो सरकार ने दे दी। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। इसके पीछे के कारण में हमें नहीं जाना कि विधानसभाओं के चुनाव होने हैं कि क्या होने हैं, उसका लाभ हमें इससे कोई मतलब नहीं। मध्यम आय वर्ग के करदाता को कम से कम उन्होंने प्रसन्न किया। ये पहली बार है जब वो बजट आने के बाद बल्ले बल्ले कर रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप बने रहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, फिर बाकी बचे सवाल। बीजेपी के नेता आकाश राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन पर कई तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं, विपक्ष की, कुछ पत्रकारों के भी सवाल हैं। ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक विश्लेषक संतोष गुप्ता जी ने रखे और उन्होंने बताया कि बहुत दिनों के बाद इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे एक मिडिल क्लास को बहुत राहत मिली है, और वही इसको लेकर हम बल्ले बल्ले जो हमारा आज शीर्षक इस कार्यक्रम का वो भी है। लेकिन प्रोफेसर कुंडू और तमाम विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि ये अच्छी बात है, आप मिडिल क्लास को, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसान नेता हमारे साथ शिव कुमार शर्मा कुछ सुझाव देना चाहते हैं। शर्मा जी बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरे पास कुछ मिनट का वक्त बचा है इस कार्यक्रम को खत्म करने में। बोलिए शर्मा जी। मेरे 5 सवाल हैं, मैं 5 सुझाव देना चाहता हूं जिससे किसानों को राहत मिलेगी। पहला, किसानों के लिए
एक स्कूल बनाया जाए जिसके अंदर किसानों को खेती करने की नई नई तकनीक दी जाए, सॉरी, नए नए उपकरण लाके इनको खेती करने का वो दिया जाए, ताकि किसान अपने नए नए उपकरण लाके उसकी आय बढ़े, ठीक, और उसको अपनी फसल बेचने का पूर्ण रूप से वो अपनी फसल बेचे और उसको उसके मूल्य सही से मिले, बीच में कोई ना हो। तीसरा, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दे। ठीक है, किसानों की फसल का मुआवजा उन्हें दिया जाए, किसान आत्महत्या करे उसका मुआवजा दिया जाए, इससे किसान को बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही। अमलेंदु त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेता हूं। अमलेंदु त्रिपाठी बोलिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे, बोलिए। अभी आदरणीय वकील साहब बड़ी अच्छी बात कह के गए कि जीएसटी स्लैब में ऐसे ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, और उन्होंने एक बड़ी बात कही जिससे थोड़ी आपत्ति हुई कि इस जो आया है बजट, इससे जो आम आदमी है इसकी बल्ले बल्ले है। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर डिपेंड हो, उस देश में लोगों की प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि उनकी आय कैसे 12 लाख पहुंचे। पहले तो ये सोचना चाहिए, वहां हम 12 लाख छूट दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, खैर बधाई पात्र है इसके लिए, लेकिन सबसे पहले ये सोचना चाहिए था। खैर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता आए हैं, सवाल पूछ लीजिएगा कि जो 16,000 करोड़ का जो ऋण लिया गया है, क्या राजस्व में इतना घाटा था कि पिछला ऋण नहीं चुकाया गया, लिया गया? देखिए, बजट के नाम पे एक जो झुंझुना परोसा गया, लोगों को दिया गया है, इससे देश की जीडीपी आपने पहले भी सुना कि गर्त में जा रही है और वही हाल फिर से आएगा। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था 2014 में नंबर 3 पे थी और 10 पे लेके गए, शायद उसको और भी गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू अमलेंदु। आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हैं। आकाश राय, एक वाजिब सवाल है कि 12 लाख छूट बहुत अच्छी बात है, जिनकी आमदनी है, जिनको टैक्स देना पड़ रहा था, उनको 80-85 हज़ार, 70 हज़ार, 50 हज़ार मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो खर्च करेंगे, अच्छी बात है, तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन आय कैसे बढ़े, ये बड़ा सवाल है। गाँव की स्थिति खराब है, शहरों में भी लोग 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, तो आय बढ़ाने के लिए इस बजट में क्या है, जरा वो बताएं। नहीं दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग जब बोलते हैं ना, तो नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के हैं, कांग्रेस पार्टी के ही हैं। जब वो बोलते हैं, तो जब वो ये बात कहते हैं कि 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, तो वो इस देश की एक बड़ी आबादी को बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। कम से कम उनको बचना चाहिए इससे। दूसरी बात, अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी अगर ठीक है अमलेंदु, उनको बोलने दीजिए, ठीक। मैं नहीं बोल रहा था, बोलिए त्रिपाठी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं बोलिए। आकाश राय बोलिए जल्दी से, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बोलिए प्लीज। दूसरी बात दुर्गेश जी, जो शिव कुमार जी कह रहे थे कि किसानों को लेके स्कूल खोले जाएं या किसानों को ऋण की व्यवस्थाएं की जाए, तो सरकार ने इसी बजट में प्रावधान किया है। हमने तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत करने की बात करी है, जो लगभग 100 जिलों में हम करेंगे, और उन सभी जिलों में कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, नई नई फसलों का उत्पादन कैसे हो, इस विषय में हम चिंता करेंगे। और दूसरी बात, जो इसके पहले के वक्ता हमारे संतोष जी जो कह रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उस पे वो डिलीवर करते हैं। हमने मिडिल क्लास को राहत देने की बात की थी, हमने राहत दी है। इसके अलावा मैं कुछ और खास बातें दुर्गेश जी आपको बता देना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हम IITs में लगभग 6,500 सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा अक्रॉस द नेशन लगभग 10,000 हम मेडिकल में सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कैंसर सेंटर्स का भी निर्माण करें। इसके अलावा कृषि में लेके आपने देखा होगा कि जो KCC की सीमा थी उसको भी हमने 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। इसलिए ये जो बजट पेश हुआ है ये सर्वसमावेशी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और देश के वित्त मंत्री जी को मैं दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू प्रोफेसर कुंडू।
फिर वही सवाल आ गया, ये कह रहे हैं इतनी आईएम खोल रहे हैं, इतनी सीटें बढ़ा रहे हैं, ये मेडिकल की सीटें बढ़ा रहे हैं, आईटी की सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन मूल सवाल तो फिर आपके पास आ गया कि उस लायक लोग ही नहीं हैं, आधे से ज़्यादा भारत तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे ये आईटी आईएम फिर किसके लिए? क्या उन्हीं लोगों के लिए जिनके पेट भरे हुए हैं, जो बहुत सरसब्ज लोग हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं? प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। दुर्गेश जी, आपने मेरी बात तो कह दी, इसलिए मैं थोड़ी सी ऐड ही कर सकता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बजट ने जो विकास के मुद्दे को ताक पे रख दिया, ये बात सही नहीं है। इसमें एमएसएमई की भी चर्चा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है, हेल्थ की भी बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि अगर हमने छूट दे रखी है रेवेन्यू जनरेशन में, तो आइटम तो सभी हैं, लेकिन एलोकेशन कितना हो पाएगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसने बताया कि 21वीं सेंचुरी, 21वीं सदी जो है वो एशिया के नाम पे है, और चूंकि इंडिया का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन विकसित भारत होने के लिए सिर्फ इनकम की ग्रोथ ही जरूरी नहीं है, हमारी एजुकेशनल लेवल जो है 7 साल है, डेवलप्ड होने के लिए 14 साल चाहिए। इनकम का ग्रोथ रेट भी इतना नहीं हो पाएगा जितना कि हम $2,500 से लेकर $14,000 कर लें, शायद उसमें कमी रह जाए। लेकिन मेरी चिंता इस बात की है, इनइक्वालिटी की, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इनके पास पोटेंशियल है, ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। हमें इनइक्वालिटी को एड्रेस करनी पड़ेगी, और विशेष रूप से एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन में स्किल एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हायर सेकेंडरी, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इसमें जो विषमता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, और माइनॉरिटीज, डिप्रेस माइनॉरिटीज का एक्सेस जो है, जो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन काफी कम है, इन सारी चीजों को अगर हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है जो ड्रीम हमारे सामने है, जो पॉसिबल है, उसको अचीव करना मुश्किल होगा। थैंक यू। मनीष पांडे, एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। हमारे हिसाब से सिर्फ फार्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजट एक फ्यूचर के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन मतलब कर रहा है, कि हमें लग रहा है कि अगर एआई आ जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, और कुछ और चीजें, जितनी बजट इतनी फंड बूस्ट की गई है, तो कहीं ना कहीं एक अगला साल फार्मा के लिए बेहतर लग रहा है मुझे। हयात उमर, कुंडू साहब कह रहे हैं कि ये जो असमानता है बहुत बड़ी समस्या है, वो बार बार वो पूरे वर्ल्ड को के परिप्रेक्ष्य में, एशिया के परिप्रेक्ष्य में, वो कह रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत कर सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि एजुकेशन वाला जो मसला है वो जस्ट डबल करना होगा, तब हम कम्पिटिट कर पाएंगे। अनम्यूट प्लीज। जी, बात आ रही है आपको? जी जी। उन्होंने एक बात और कही साथ में, प्रोफेसर कुंडू ने, उन्होंने कहा स्पेशली माइनॉरिटीज। तो क्या माइनॉरिटीज सरकार के एजेंडे में कहीं है? सरकार के एजेंडे में माइनॉरिटीज नहीं है। अभी आपने धामी जी को सुना है, सरकार के एजेंडे में माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ बांग्लादेश है। धन्यवाद। ठीक बात है। थैंक यू। संतोष जी, एक छोटी सी टिप्पणी कि और अभी कुछ क्या जीएसटी और चीज़ों में सुधार होना चाहिए, या जो नया कानून आ रहा है वो उसमें किस तरीके की उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, जो नया इनकम टैक्स का कानून आ रहा है, उसका वित्त मंत्री का कहना है कि जो अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है, हम उसको सरल भाषा में ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो आम आदमी समझ पाए। लेकिन वो अभी उसका कोई खुलासा वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है कि भाई आप सरल तो कर लो, मान लीजिए 200 धाराएं हैं, आप उसको 50 धाराएं में ले आओ। लेकिन मेन बात तो यह है कि हमको टैक्स में क्या राहत मिलने जा रही है, हमको किन अनावश्यक औपचारिकताओं से कहां तक राहत दी जा रही है, ये मेन मुद्दा है। तो ये अपने को देखना होगा कि जब आएगा तब उसमें क्या चीजें हमको मिल रही हैं, उस समय हम लोग डिस्कशन इस पर करेंगे। अब इस पे टिप्पणी कुछ की नहीं जा सकती, बस ये विश्वास किया जा सकता है कि जिस प्रकार इधर 14 से लेके 24 तक हमारी नहीं सुनी गई और अब सुनी गई है, पीछे के पर्दे में क्या है कोई बात नहीं, अब तो सुनो, तो कम से कम नया कानून तो ऐसा बनाना, सरल जरूर करना, लेकिन हमारी छूट कटौतियां, हमारे टैक्स बोझ को न बढ़ा देना। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहे हैं
कि वित्त मंत्री जी इस उम्मीद को हम लोगों की बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, मनीष पांडे, शिव कुमार शर्मा, गुणवंत पाटिल, आर.के. मिश्रा, अमलेंद्र त्रिपाठी, हयात उमर साहब और तमाम दर्शकों का, जो खासतौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी बल्ले बल्ले बम बम हुई है, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।